प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा के एक महिला और बाल संरक्षण गृह में बच्चों के यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। यह सब यहां काफी लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन को यह सब इतनी देरी से क्यों पता चला। हरियाणा के रोहतक में एक महिला और बाल संरक्षण गृह से छापेमारी के दौरान 94 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया गया। अपना घर नाम के इस एनजीओ को जसवंती नाम की एक महिला चला रही थी। जसवंती की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में नए खुलासे होते आए हैं। इस बाल संरक्षण गृह में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया जाता रहा। यहाँ लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से रखा जाता था। वहीं ये भी मालूम चला है कि यहाँ से लड़कियाँ बेची तक जाती थीं। हैरानी इस बात की रही कि ये सब प्रशासन की नाक के नीचे होता रहा। इतना ही नहीं, जसवंती को हरियाणा सरकार कई बार पुरस्कृत भी कर चुकी है। मामला तब प्रकाश में आया जब इस एनजीओ से भागी 3 लड़कियों ने बाल अधिकार संरक्षण के राष्ट्रीय आयोग का दरवाजा खटखटाया। मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन इस सब के बीच सबसे अहम सवाल ये है कि ये वाकया आखिर पेश आया ही कैसे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसपी सिंह, जो डेमोक्रेटिक फोरम पंचकूला से जुड़े हुए हैं, रवि शर्मा, जो दैनिक भास्कर के साथ बहुत देर से पत्रकारी कर रहे हैं, रविंद्र पंडित, जो एक वकील हैं, और शिवानी चोपड़ा, जो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में हिंदी पढ़ाती हैं। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। एसपी सिंह जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। जो घटना रोहतक में हुई है, आप इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पर देखते हैं या ये किसी रुझान का हिस्सा लगती है आपको? ये जो घटना है, मैं समझता हूँ कि ये तो एक फोटोग्राफ है और इस फोटोग्राफ को आइसोलेशन में देखेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। पूरे कैनवास को, पूरी बैकग्राउंड को, और मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि हमारी परंपराओं को और हमारे इतिहास को में भी झांकना पड़ेगा कि क्या वजह है कि हम इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, फोकस में आ जाती है, लाइट में आ जाती है, मीडिया ने उठा दिया तो वो एक बहुत बड़ा हुआ बन जाती है। अगर वही घटनाएं चलती रहती हैं। ये रोहतक की घटना अपने आप में आइसोलेशन में नहीं है। ये पूरी साठगांठ पैसे का खेल है, राजनीति का खेल है, प्रशासन का इसमें हिस्सा पाती है, और वो सारी चीजों को मिला के ये एक गठजोड़ है। और ये गठजोड़ इस धर्रे से चल रहा है जिसमें अमानवीयकरण की एक हद जिसे कहिए, और वो हद जो है, मैं नहीं समझता कि रोहतक का इसमें कोई अलग से प्रकरण है। ये प्रकरण अगर किसी भी इस टाइप की संस्था में हम जाए, जहां भी प्राइवेट लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर कोई बहुत बड़ी मॉनिटरिंग नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो वहां इस टाइप की बातें और भी बहुत मिल जाएंगी। तो आपको लगता है कि यहाँ पर इस किस्म से, जिस किस्म से चल रही हैं ये संस्थाएं, उसमें ये ऐसा होना बिल्कुल नेचुरल लगता है आपको? मैं जो कह रहा हूँ कि जब हम हमारी परंपराओं की बात करते हैं, क्योंकि मैं हमारी परंपराओं के लिए बहुत एक तरीके का मुझे दुराव है। दुराव इसलिए है कि अगर हम इतिहास में जाएं, अगर हम पुराणों और शास्त्रों और वेदों तक भी जाएं, तो एक चीज हम देखेंगे कि सामाजिक कार्य, सोशल वर्क नाम का जो कंसेप्ट है, हमारे इतिहास में नहीं है। हमारे इतिहास में लगातार एक हायर स्टेटस है, अपर कास्ट है, या अपर स्टेटा है, और लोअर कास्ट है, लोअर स्टेटा है, और लोअर स्टेटा के लिए दुराव, उनके लिए हमेशा एक तरीके की वितृष्णा, और उनके लिए उनके ऊपर जो टॉर्चर, उसको एक सामान्य तरीके से लिया जाता है। हाँ जी, आपका मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट हो गया। रवि, आप लगातार हरियाणा को कवर करते रहे हैं, खासतौर पे 8 साल आपने लंबा समय दिखा है, तो आप इस किस्म की घटनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा कि एक तो मैं सिंह साहब से सहमत हूं कि इस प्रकार की घटनाएं कोई नई नहीं है, या ये कहें कि रोहतक में ही हुआ है, देश के अन्य हिस्सों में नहीं हुआ है, ऐसा भी हम नहीं मान सकते। लेकिन इन सब जहां जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनमें एक बात बड़ी कॉमन है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर, प्रशासकीय स्तर पर जो एक निगरानी होनी चाहिए, उसकी कमी हमेशा रहती है। इस मामले में मैं समझता हूं कि, और निगरानी की कमी के पीछे भी और सियासी कारण रहते हैं। निगरानी की कमी के पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासी कारण हैं, इसलिए कि इस मामले में भी जो संचालिका है उसको सरकार ने पुरस्कृत किया है। आमतौर पर जैसे ही किसी इंसान को, किसी ऐसे बड़े रसूख वाले व्यक्ति को या रसूखदार बना दिया जाता है सम्मान देने के बाद, उसके बाद आमतौर पर उसको यह माना जाता है कि ये आदमी सरकार के बहुत करीब है, और उसकी जांच या निगरानी की तरफ से आंखें मूंद दी जाती हैं। रवि, मैं आपकी बात पे वापस आऊंगा, लेकिन अभी एक बार हम सुनते हैं कि संचालिका हैं जो उस संस्था की, उन्होंने इस घटना के बाद क्या कहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से, परिषद की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और बहुत बार, क्योंकि ये संस्था काफी समय से कार्य कर रही है और बहुत सी रिकमेंडेशंस इस पर आई, और विशेष तौर से जो महिला जो संचालिका हैं, काफी ज्यादा उन्होंने खुद भी एक डिजर्टेड वुमेन वो रही हैं, उन्होंने संघर्ष करके जो भी ये संस्था चलाई है, इसमें
जैसे ही दोष इन पर मान लो दोषी ठहराई जाती है, सरकार जो है जरूर ये अवार्ड वापस लेगी। ये थी हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल। गलती से मैंने रवि आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसे गीता बुक्कल जी ने कहा कि ये संचालिका हैं, इनको खुद पुरस्कृत हो चुके हैं और इन्होंने खुद भी एक डेजर्ट वुमन नहीं और बहुत संघर्ष किया है। तो इस सारे प्रकरण को हम देखें, या तो उनको जो पुरस्कार दिए गए हैं वो उनकी अपनी संघर्ष की वजह से दिए गए हैं, जो उन्होंने संघर्ष करने के बाद एक मुकाम हासिल किया, या क्या वो पुरस्कार इसलिए दिए गए हैं कि उन्होंने बच्चों की सेवा के लिए या अनाथ बच्चों की सेवा के लिए काम किया है, इसलिए दिए गए हैं। इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। दूसरी बात जो अभी उन्होंने कही मंत्री जी ने, उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर उस पर दोष साबित होते हैं तो मैं कहता हूं कि डाउरी के केस में एक किसी महिला को, विवाहित महिला को सिर्फ ये कहने भर की देर होती है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बाद सारे कानून अपने आप एक लाइन में आ जाते हैं और उनके जितने भी आरोपी होते हैं सबको उठा के फेंक देते हैं। इस मामले में जबकि नाबालिग बच्चियों ने कह दिया कि हमारे साथ दुराचार हुआ, हमें प्रताड़ित किया गया, तो कौन सी अब कब दोषारोपण वो कब सिद्ध होंगे, ये एक बड़ा इशू है। हाँ जी, आप इस क्योंकि जो नारी निकेतन में बिल्कुल ऐसा ही मुद्दा आया था, आप उसमें वकील थे, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत ही दुखद और अनहोनी घटना है जो कि हमारे समाज में जैसा भी उजागर हो रहा है, चाहे वो नारी निकेतन का इशू था या रोहतक वाला है या अन्य जो भी इंस्टीट्यूट गुड़गांव में हुआ है, गुड़गांव में हुआ है, ये सारी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। लेकिन इसके पीछे अभी जैसे आपकी बताया गया कि उनको अवार्ड मिला था, अवार्ड मिलना, सरकार ने अवार्ड दे दिया आनंद फानन में। अवार्ड देने से किसी की बुद्धि या विवेक में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रशासन है उसके ऊपर एक दबाव जरूर आ जाता है कि इसकी सरकार तक पहुंच है, इसका असर रसूख है, तो इससे थोड़ा कतराना है। ऐसा हम आम आदमी सोच सकते हैं कि इसको चूंकि अवार्ड दिया गया है तो इसका रसूख रहा होगा। कई बार अवार्ड इसलिए भी दिए जाते हैं कि उस वक्त तक आदमी का विवेक सही रहता है, तो बुद्धि भ्रष्ट होते हुए को देर नहीं लगती। आज आदमी ईमानदार है, मालूम नहीं कल को कौन सी परिस्थिति हो जिसमें कि वो एकदम बेईमान हो जाए। तो ये मन की स्थिति है। आज एक संत है, कल को वही संत आपको ऐसे दिखाई देता है कि ये सबसे बड़ा धूर्त आदमी था। हाँ जी, मैं आपके ऊपर एक बार शिवानी के पास आऊंगा। शिवानी, जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, मतलब जो सोसाइटी के स्तर पर और भावना के स्तर पर बिल्कुल आइसोलेटेड है, या जिसको हम कहते हैं कि उसके पास इस किस्म का कोई सहारा नहीं है, वो ऐसी जगहों पर जाता है, उसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो और इंक्रीज हो रही है बजाय इसके कि वो सिक्योरिटी में जाए। आप कैसे देखती हैं इसको? बिल्कुल, मैं इस घटना को पहली घटना तो मान नहीं रही, क्योंकि चंडीगढ़ में भी यहाँ जो नारी निकेतन है और शेल्टर होम है, वहां से भी बच्चे भागे हैं और इस तरह के साथ शोषण हुए हैं। और अब तक जितनी बातचीत हुई है, इन्होंने परंपरा का, इतिहास का हवाला दिया, और दैनिक भास्कर से जो हमारे महोदय हैं, इन्होंने भी कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुई है, मीडिया कवर करता रहा है। तो मैं इस पूरी चीज को एक फ्रेमवर्क में बांधना चाह रही हूँ। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सबसे फ्रिंजेस पर, मार्जिन्स पर रहने वाला हिस्सा है, जो मूक है, जो साइलेंट है, जो अपनी वॉइस को रेज नहीं कर सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बर्ताव उसके साथ किया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस तरह के क्राइम जो हैं कहीं ना कहीं वो स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन के शेल्टर में ही हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारा कानून जो है वो दोषी है। और एक तरफ इस तरह के शेल्टर, ऑर्फनेजेस जो हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे को पेरेंटल सिक्योरिटी गाइडेंस मिले। तो रविंद्र पंडित जी ने जो कहा कि जो वहां पर आदमी काम करते हैं उनकी बुद्धि अचानक भ्रष्ट हो गई, या नहीं, इसको मैं अचानक बुद्धि भ्रष्ट होने वाली बात नहीं कर रही, मैं फिर से फ्रेमवर्क की बात कर रही हूँ कि हमारी सोसाइटी का फ्रेमवर्क किस तरह का है। उसमें विमेन है, ओल्ड एज लोग हैं, बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड हैं, डिफरेंटली डिसेबल्ड लोग हैं, जो किसी तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उतनी आवाज को अपना रेस नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते। तो उनके ऊपर इस तरह की डोमिनेशन जो है वो की जाती है, उनके ऊपर इस तरह के अत्याचार। शिवानी, हमारे जो अभी रोहतक में घटना हुई है उसमें जो विक्टिम क्या कह रही हैं उसको एक बार हम जरा सुनते हैं। मैं भागने की कोशिश कर रही थी, मैं चली जाऊंगी मेरे घर पे, मुझे नहीं रहना चाहना था आश्रम में। वो मारपीट करती थी? ये तो लड़की के मारपीट करती थी। मुझे एक दिन इसने मारा था, ये पैर में, गाड़ी में बैठी थी तब मारा था इसने।
मारपीट से और जिस किस्म की जो आपकी डिसेबिलिटी है टोटल, चाहे वो फैमिली के पदर पर हो, चाहे वो सोसाइटी के हाँ, उनके साथ पोलिस्टेशन किया जाता है, हैरेसमेंट की जाती है, उन्हें लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनसे हर तरह के काम करवाए जाते हैं, क्योंकि वो किसी स्थिति में नहीं है विरोध करने की, इसलिए उन्हें इस तरह से दबा कर रखा जाता है और उनका शोषण किया जाता है। अब इस शोषण के खिलाफ हम सोचे किस तरह से, क्या कदम उठाए जाने चाहिए प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर, और इसमें मैं मीडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानती हूं, क्योंकि मुंबई में वेश्याओं, प्रोस्टिट्यूशंस के राइट्स को उठाने में मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने उनको किस तरह से कानूनी एक तरह से एक शेल्टर देने की कोशिश की है, और वहां पर उनके साथ जिस प्रोस्टिट्यूशन भी जो औरत कर रही है उसको भी हक है कि वो इस काम को करने के लिए अपनी रजामंदी एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए सिटीजन उनकी एक एक्नॉलेजमेंट है। हाँ, इन सेक्स वर्कर्स ने भी अपने राइट्स की डिमांड की, पर ये जो शेल्टर में बच्चे हैं ये किसी भी तरह से अपने हक के लिए आवाज उठा ही नहीं सकते हैं, और इनकी तरफ से कौन आवाज बनेगा, इनके राइट्स को कौन रख सकता है। तो इस तरह से हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो शायद अपनी आवाज उठाएं, या मोबिलाइजेशन होती है, मास मूवमेंट्स उठाए जाते हैं, तो उस तरह के चीजें मीडिया के माध्यम से मीडिया में हम रवि से पूछते हैं। रवि, एक तो इस ऐसे मुद्दों पे मास मोबिलाइजेशन वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जितनी देर तक इंटरेस्टेड पार्टी बहुत बड़ी नहीं है और मोबाइल सेक्शन नहीं है, वो उसके मास मोबिलाइजेशन तो होती नहीं है। और दूसरा, जिस किस्म का एक मॉरल ग्राउंड ऐसी इंस्टीट्यूशंस के पास रहता है कि हम तो इनकी सेवा कर रहे हैं, तो बहुत बार इस कारण भी थोड़ी सी जो कार्रवाई है उसमें देरी हो जाती है। देखिए, मीडिया का रोल इसमें हुआ किसी प्रकरण में हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग ये कहें कि मीडिया ने इसको उछाला है या नहीं कर, जो हो रहा है वो तो मीडिया सामने लाएगा ही, उसका फर्ज बनता है और सामने ला रहा है। इस मामले में भी जब तक लड़कियां चुप थी वो चुप थी, जब उन्होंने शिकायत की और मामला सामने आया तो मीडिया ने इसको उजागर किया। हाँ, जहां तक बात यह है कि इसको एक अभियान की तरफ चलाने की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में जो एक संवेदनशीलता है वो खत्म हो गई है। मीडिया इसको आने वाले 15 दिन तक भी लगातार चलाता रहे तो एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट नहीं जोड़ने वाला। ये संवेदनहीनता जो है ये चिंताजनक है। मैं मानता हूं मीडिया का रोल, चलो मैं मानता हूं, लेकिन बच्चों के साथ या औरतों के साथ या लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ है उसको लेके हम पूरी तरह से एक प्रशासनिक मशीनरी के जवाब पे और जो आम मीडिया की रिपोर्टिंग है उस पर हम लोग टिक गए हैं। एक सामाजिक तौर पर अभी तक कोई भी अभियान, कोई चाहे हस्ताक्षर अभियान हो या कोई धरने प्रदर्शन हो या सरकार के खिलाफ हो या उस संचालिका के खिलाफ, अभी तक भी किसी ने इस तरह का कोई बयानबाजी नहीं दी है। हाँ जी।